तो आज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सारे के सारे टर्म्स आपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़े थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के हमें केवल दो टर्म्स यहाँ पे चाहिए, सबसे ज्यादा यूज होंगे। पहला टर्म्स होगा मोलैरिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। इसके अलावा कोई कंसंट्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर है बेटा इतनी बात? और कंसंट्रेशंस आपको सारी निकालनी आती हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके याद है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? उसके मोल अपॉन टोटल मोल। मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे पर केजी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। परसेंटेज निकालना आता था बेटा। परसेंटेज क्या होता था याद करिए, आउट ऑफ 100 किसी का भी अमाउंट निकाल लीजिए, परसेंटेज था। यदि वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था तो उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10 से, तो ग्राम पर लीटर हो जाता था। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, वो मोल पर लीटर हो जाता था। यानी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो हम पीछे पढ़ के आए। क्लियर है बेटा इतनी बात? मैं आपको याद दिला देता हूँ फिर भी एक आध। जैसे यदि हमारे पास सपोज करिए परसेंटेज कंसंट्रेशन है वेट बाय वॉल्यूम, सपोज करिए आपको ये दिया है, अक्सर दिया होता है। यदि मैं इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो ये बन जाती है स्ट्रेंथ। क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इट इज स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। और इसी को यदि मैं डिवाइड कर दूं, इट इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट से तो यही बन जाती है क्या? मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। तो कभी कभी हमें परसेंटेज दिया होगा और हमें मोलैरिटी रिक्वायर्ड होगी, कभी स्ट्रेंथ दी होगी, मोलैरिटी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं डायरेक्ट इसे इसमें कन्वर्ट करना चाहूं, यहां से सीधे यहां आना चाहूं, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। तो हमारी परसेंटेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मोलैरिटी। क्लियर? इस एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करते हैं, इसका छोटा सा एक क्वेश्चन लगाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उसने बोला है कि आपके पास 6% यूरिया सॉल्यूशन, कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी क्या? इट्स मोलैरिटी। तो अपन बिल्कुल डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? मोलैरिटी बराबर क्या दिया है? परसेंटेज 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का होता है 60। सॉल्व करिए, आंसर आ गया 1m, यानी मोलैरिटी बराबर 1 आ गया। कुछ समझ में आया बेटा? तो ये वो कंसंट्रेशंस थी जो कभी हमने पीछे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सीखी थी बेटा। तो थोड़ी थोड़ी उनकी जरूरत है, तो आप उन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अपना चैप्टर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइए चैप्टर शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें बता दें। कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका वेपर प्रेशर है, उसकी डेंसिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, उसकी फ्लूइडिटी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। किसी भी सॉल्यूशन की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं दो बातों पर। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। यदि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने लिए हैं उनकी नेचर कैसी है, पहली बात। दूसरे नंबर पर डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा यूज किया है। आपने सॉल्यूट का अमाउंट कम, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा लिया है, या सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम लिया है। दूसरी ये बात होगी, यानी वो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे किस पर? उनके अमाउंट्स पर, जो आपने उनके अमाउंट्स यूज किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि वो कहे
क्या मैंने 1 मोल NaCl लिया और 1 मोल KCl, तो पूछ रहा है क्या दोनों का अमाउंट सेम है? तो नहीं बेटा, 1 मोल NaCl कितना वेट रखता है? मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ग्राम। लेकिन जब यही पोटेशियम क्लोराइड के लिए निकालोगे तो ये 74.5 ग्राम, यानी यहाँ 1 लीटर में इतने ग्राम घुला है, यहाँ 1 लीटर में इतने ग्राम। पूछ रहा है बताइए इन दोनों के लिए, बताइए इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सेम या डिफरेंट? तो डिफरेंट होगा। कह रहा है इनका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा? डिफरेंट होगा। पूछ रहा है इनके वेपर प्रेशर कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। पूछ रहा है इनकी डेंसिटीज कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें कैसी होंगी? डिफरेंट। कुछ समझ में आया? कहते हैं जनरली किसी डाइल्यूट सोल्यूशन या किसी सोल्यूशन, यदि हम 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लेते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्यूट ले लेते हैं, तो जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है वो इस सॉल्यूट के अमाउंट पर, सॉल्वेंट के अमाउंट पर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करती है, ऐसा कहना है। ठीक, जैसे मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिए, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है जनरल, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, डेंसिटी है, सॉल्यूशंस की कैसी होंगी? डिफरेंट। लेकिन कहते हैं सॉल्यूशन में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती। वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, यानी पार्टिकल्स के नंबर्स पर। वो पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके नंबर जितने ज्यादा होंगे वो प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते थे ना सॉल्यूशन के अणु, संख्य, गुण, धर्म। ऐसे अणु संख्य का मतलब होता है जो पार्टिकल्स उनकी संख्या पर, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। कहते हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होती हैं वो सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर और उनके अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो अमाउंट पर या नेचर पर डिपेंड ना करके डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। उन्हीं प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमें बेटा जिन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जिन्हें हमने नाम दिया है कौन सी प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए हम उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे पहले बात करें। अपनी हेडिंग है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपने क्या डिफाइन किया है? दोज प्रॉपर्टीज। आपने ऐसे डिफाइन किया है बेटा, those properties of dilute solution। dilute क्यों लेते हैं ये भी सीखेंगे। of dilute solution which depends on the number of solute particles। solute particles present in solution, जो इन पर मेनली डिपेंड करती हैं उन्हें बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है बेटा, इसके लिए बोल रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी ये सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग अलग होकर एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस इन पार्टिकल्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी वही कहलाएंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन्हें हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में उसके जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट। इसको समझने के लिए
एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे उसने बोला कि हमारे पास 1m यूरिया सोल्यूशन और हमारे पास 1m ग्लूकोज सोल्यूशन। क्लियर? तो जरा बताइए, यूरिया सोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है? NH2CONH2 और ग्लूकोज सोल्यूशन यानी हमारे पास क्या है? C6H12O6। तो जब आप 1 मोल यूरिया लेंगे तो पार्टिकल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 मोल रहेगी। 1 मोल ग्लूकोज रहेंगे तो पार्टिकल्स की संख्या यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या देखेंगे तो सेम रहेगी। यानी इन दोनों में ही सेम मोल्स तो सेम मॉलिक्यूल है, यानी दे हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यदि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके पास हैं तो सो है सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी डेल्टा। तो इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों की कैसी होंगी? सेम होंगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। और यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दोनों केसेस में कैसे हैं? सेम। यदि सॉल्यूट पार्टिकल सेम है बेटा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि ये तो डिपेंड ही कर रही थी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब वो अगले क्वेश्चन में आपको कुछ और दे रहा है भाई। जरा देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है। अगले क्वेश्चन में वो आपको दे रहा है सबसे पहला 1m यूरिया, दूसरा आपको दे रहा है 1m NaCl, फिर आपको दे रहा है 1m CaCl, फिर आपको दे रहा है 1m एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दिए हैं। अब बताइए, जब मैं इन्हें ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, तो 1m यूरिया एक ही मोल देगा यूरिया का, यानी अवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये आपको 2 मोल आयंस, एक Na और एक Cl। जब मैं इसे तोड़ूंगा 1 मोल को पानी में डालूंगा तो ये आपको 3 मोल आयंस देगा। ये सर, जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये आपको 5 मोल आयंस देगा, जबकि ऊपर वाला आपको केवल 1 मोल यूरिया देगा। बताइए क्या बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब यूरिया एक कोवेलेंट नॉन आयोनाइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयंस में टूटेगा नहीं। आयंस में टूटेगा नहीं इसका मतलब ये सॉल्यूशन में मैंने यदि 1 यूरिया डाला तो 1 रहेगा, पर यदि मैं 1 NaCl डालूंगा तो वो 2 बन जाएंगे, Na अलग Cl अलग। यदि मैं कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा तो 3 बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन में जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी। यानी यहाँ पर यदि मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर चाहिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी डेल्टा सबसे ज्यादा किसके लिए मिलेगा? Al2SO4 का होल प्राइस सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव यानी डेल्टा इसका होगा। दूसरे नंबर पर बेटा डेल्टा की वैल्यू किसके लिए मिलेगी? CaCl2 के लिए। तीसरे नंबर पर डेल्टा की वैल्यू किसके लिए मिलेगी? NaCl के लिए। और चौथे नंबर पर डेल्टा की वैल्यू किसके लिए मिलेगी? यूरिया। अब ये बताइए, यदि नंबर ऑफ आयंस दुगने हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी, 3 गुने हो गए तो प्रॉपर्टी 3 गुनी, 5 गुने हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने गुना बढ़ जाएगी। यानी जितने गुना पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतने टाइम्स आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं? मेनली नंबर ऑफ सॉल्यूट जो मेनली किस पर डिपेंड करती हैं बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर मेनली डिपेंड करती हैं। उन प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सवाल है सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, क्या है? ये तो हमने सीख लिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के
नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी जब मैंने सॉल्यूट को उठा के किसी सॉल्यूशन में डाला है, ये सॉल्यूट था और आपने सॉल्वेंट में इसको डाला, यदि ये एक रहा तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी, यदि ये इसमें टूट के दो हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगनी हो जाएंगी। यानी ये वो प्रॉपर्टी है जो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारे पास पाई जाती हैं, these कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरुआत में बेसिक तौर पे हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सुना लगेगा, क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में, इन वेपर प्रेशर। तीसरी बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन यानी बढ़ना, इंक्रीज होना, एलिवेट होना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। चौथे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है बेटा उसे बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कमी होना, इन फ्रीजिंग। उसके बाद हम इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड भी करेंगे आगे चलकर। कौन कौन सी? एक जिसे हम बोलेंगे डेल्टा नॉर्मल और एक बोलेंगे डेल्टा एबनॉर्मल। ऐसे अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होंगी, ये सबसे बाद का पार्ट। कहेंगे सॉल्यूट डालोगे कुछ नहीं है तो नॉर्मल मानी जाएंगी, यदि वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया तो एबनॉर्मल हो जाएगी। अब एबनॉर्मल को निकालेंगे हम नॉर्मल की ही मदद से। कैसे निकालेंगे ये सीखना है। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक्स सीखना है बेटा, वो केवल इनके बारे में सीखना है जो ऊपर लिखे। यानी मैं ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिएगा, मैंने अभी इन प्रॉपर्टीज को पढ़ा नहीं है, याद रखिए इनमें एक भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी नहीं है, पर हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी डेल्टा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। यानी हम बगैर पढ़े यदि क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए जरा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो आपको दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी मैक्सिमम। अब ये बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो जहां सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा। ऑप्शन हमें दे रहा है सबसे पहला 1m यूरिया, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 1m ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 1m K4 FeCN का होल 6 और चौथा दे रहा है 1m CaCl। तो जरा बताइए, जहां तक यूरिया का सवाल है, ये आयंस में नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, क्या ये टूटेगा? यस सर। कितने आयंस देगा? 5। 4 तो देगा पोटेशियम आयन और 1 देगा कॉम्प्लेक्स आयन। पढ़ के आए भी आप कॉम्प्लेक्स बेटा कोऑर्डिनेशन, इस पर आ जाइए। कितने आयंस देगा? 3 आयंस। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस पे मिलेंगे आपको? इसमें। जितने ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? थर्ड का, K4 FeCN का होल 6 का, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। क्या इतनी बात बेटा समझ में आती? यानी सिंपल सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे इन सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होंगी हमेशा। चलिए आगे बढ़ते, एक एक करके हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते हैं।
और सबसे पहले नंबर पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो दो चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो आती है इसे पढ़ने के लिए, वो होती है, ये नाम सुना सुना लगेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। What is that semi permeable membrane? Short में इसे SPM। क्या पढ़ेंगे बेटा? SPM। Now what is that semi permeable membrane? ये semi permeable membrane क्या चीज है? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करें। What is semi permeable membrane? तो कहते हैं ये कोई भी फिजिकल और केमिकल मेम्ब्रेन हो सकती है, एनी फिजिकल और केमिकल मेम्ब्रेन हो सकती है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो डिफ्यूज होने देती है, पास होने देती है, पर सॉल्यूट पार्टिकल्स को कभी भी डिफ्यूज होने नहीं देती। यानी फिजिकल और केमिकल मेम्ब्रेन which allow to pass या diffuse solvent particles only and not solid particles। सर ऐसा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो निकलने देगी पर सॉलिड पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने नहीं देगी। तो दिमाग में पहला सवाल आता है, सर ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा। अब मैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाना कैसा चाहता हूँ? मैं इसे बनाना चाहता हूँ कुछ ऐसा। देखिए इसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, ठीक, और ये देखिए नन्हे नन्हे से पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर के छोटे छोटे, ये आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स है? सॉल्वेंट। और थोड़े से बड़े बड़े बना के दिखा रहा हूं, ये देखिए ये आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये एक सॉल्यूट पार्टिकल जैसे यहाँ पर जाएगा इस मेम्ब्रेन में आके फंस जाएगा, ये इसे पास नहीं होने देगी। लेकिन जैसे ही ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाएगा, ये वाला छोटा सा है, ये यहाँ से पार हो जाएगा। यानी जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो इस मेम्ब्रेन से कभी भी डिफ्यूज नहीं। नॉर्मली जो आपने देखी होंगी वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है, ह्यूमन बींग्स में स्किन है, सेल मेम्ब्रेन्स है, ये सारी की सारी कैसी हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यदि आपको कोई केमिकल मेम्ब्रेन चाहिए बेटा, तो जैसे कॉपर, फेरोसाइनाइड, चॉकलेट ब्राउन कलर की एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। यानी हमारे पास दो तरह की मेम्ब्रेन है, एक जिन्हें नेचुरल मेम्ब्रेन्स कहेंगे, जो नेचर पाई जाती है नेचुरल में। वो नेचुरल मेम्ब्रेन्स कौन सी है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, जो एनिमल मेम्ब्रेन्स है, जो हमारे ब्लड सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, तो सारी की सारी कैसी है बेटा? नेचुरल। और यदि पूछा जाए सिंथेटिक, जिन्हें हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है जैसे Cu2 FeCN का होल 6, इसे हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो ये सिंथेटिक एक केमिकल मेम्ब्रेन। तो ये सभी वर्क करती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन हैं
जिनसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो बाहर आ सकते हैं पर सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी बाहर नहीं आ सकते। क्लियर है बेटा? अब हमारी बॉडी के अंदर पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन पानी में घुले हुए पोषक तत्व जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी बाहर हमारी स्किन से नहीं आ पाएंगे। यानी जब हमें स्वेटिंग होती है तो पानी तो बाहर आ रहा है पर बहुत सारे डिसॉल्व्ड चीजें जो हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट हैं वो बाहर नहीं आते, क्योंकि किसकी तरह काम कर रही है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। लेकिन जिस दिन आपकी स्किन परमेबल हो जाती है तो अंदर के सॉल्यूट पार्टिकल्स भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें किसके बारे में पढ़ना था? सेमी परमेबल। अब देखिए मेम्ब्रेन को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। एक परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी हटा दीजिए, क्या बची बेटा? परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों डिफ्यूज हो जाए वो परमेबल मेम्ब्रेन। एक नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, नॉन परमेबल जिससे ना सॉल्यूट जाए ना सॉल्वेंट जाए, इनकी अपने को जरूरत नहीं थी। अपने को जरूरत थी सेमी परमेबल। सेमी मतलब आधा, जो आधे को जाने दे आधे को रोक ले। अब आधे का मतलब जो सॉल्यूट को रोक ले पर सॉल्वेंट को जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बेटा वो थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है ये मैंने आपको बता दी, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पर अब जो चीज आती है इसके बाद उससे मिलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें जरूरत है इसकी, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? बायो में भी आपने पढ़ा हो। अब यदि आप चाहते हैं इस ऑस्मोसिस को पढ़ना तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जरूर चाहिए। क्या क्या रिक्वायर्ड है बेटा? सबसे पहली रिक्वायरमेंट SPM, आपके पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास होती है 2 लिक्विड्स या 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। 2 सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये 2 चीजें जरूरी हैं। जब ये 2 चीजें आपके पास होंगी तभी हम बात कर पाएंगे बेटा किसकी? ऑस्मोसिस की। एक्चुअली ऑस्मोसिस होती क्या चीज? तो सबसे पहले आइए इन दोनों चीजों को उठा लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक बीकर है, कोई फ्लास्क है, ठीक। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ लगा दी मैंने। क्या है ये? SP। और इसमें 2 सॉल्यूशन भर देते हैं। चलिए बेटा, एक सॉल्यूशन ये भरा है, एक इधर भरा है। 2 सॉल्यूशन से सेम कलर के हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, कलर भी बदल ही नहीं चाहिए, मैं आपका कंफ्यूज हो। सॉल्यूशन के भी कलर अलग अलग करते हैं ताकि नजर आए कि 2 सॉल्यूशंस अलग हैं। ये 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने मान ली C1 है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने मान ली C2 and it is given to us, ये हमें दे दिया है कि C1, ये हमें दे दिया है कि C2 is greater than C, यानी जो कंसंट्रेशन C2 है वो C1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि यदि C2 C1 से ज्यादा है तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा बेटा, कौन सा वाला? ये सॉल्यूशन, the solution will be dilute, और ये वाला जो सॉल्यूशन होगा that solution will be concentrated। तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसे मैंने कंसंट्रेटेड मान लिया, या कंसंट्रेशन कम है तो मैंने डाइल्यूट मान लिया। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि होगा तो हम ये बोलेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा क्या बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे और सॉल्यूट कम होगा। और यहाँ जब कंसंट्रेटेड होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के नंबर होंगे वो कम होंगे, या जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर होंगे वो ज्यादा होंगे। तो कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है कि दुनिया में जो भी चीजें होती वो हमेशा हायर टू लोअर मूव करती है। दुनिया में ज्यादातर चीजें आप देखिए जो मूव करती हैं वो हायर टू
लोअर मूव करती है ज्यादातर चीजें। जैसे देखिएगा हीट, क्या है ये हीट कहां से जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ में आ रहा है बेटा, सोल्यूशन हाई अमाउंट से लो अमाउंट या लेस अमाउंट की तरफ हमेशा मूवमेंट होता है हाई टू लो। अब ये बताइए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन मूव करेगा, सॉल्यूट तो जा नहीं सकता, कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किधर जाता है, इधर, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेंगे, इधर के, इधर जाएंगे, इधर के, इधर भी आएंगे, और इधर आएंगे कम और इधर जाएंगे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इधर बेटा ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में ज्यादा जाएंगे, इधर कम सॉल्वेंट पार्टिकल है तो इधर कम आएंगे। और सॉल्यूट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे तो धीरे धीरे बेटा इस वाले सोल्यूशन में लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और इस सोल्यूशन का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये लेवल नीचे आने लगेगा और ये लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। कब तक, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी तो जितना सॉल्वेंट इधर जाएगा उतना ही सॉल्वेंट इधर आएगा, यानी आपका जो लेवल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो स्पॉन्टेनियस सेल्फ फ्लो हो रहा है, इसका फ्लो हो रहा है बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लोअर कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हायर कंसंट्रेशन। तो ये जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है अपने आप नेचुरली, इसी फ्लो का नाम होता है ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस ऑस्मोसिस को डिफाइन करना चाहूं, मुझे इस ऑस्मोसिस की क्या चाहिए बेटा, डेफिनेशन चाहिए, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, जरा देखिएगा। हम ऐसे बोलेंगे ऑस्मोसिस को, इट इज नेट या रिजल्टेंट, नेट इस डायरेक्शन में, वो दोनों तरफ है, नेट अपने आप हो रहा है कि हम करा रहे हैं, अपने आप हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो या मूवमेंट of solvent particles, of solvent particles from a solution of lower concentration to higher concentration, to higher concentration through, इसके थ्रू हो रहा है बेटा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू हो रहा है बच्चे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस। तो ये है बच्चा ऑस्मोसिस की बेसिकली डेफिनेशन। तो यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है, तो हम ये कहेंगे बेटा ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देख बेटा सॉल्वेंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में, पर जो रिजल्टेंट फ्लो है, नेट फ्लो है, वो किधर दिख रहा है हमें, इस डायरेक्शन में। तो यही कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। यही बेटा ऑस्मोसिस की क्या बन जाती है, डायरेक्शन बेटा। आइए यदि भी इसके एग्जांपल्स देखना चाहो ऑस्मोसिस, सुबह सुबह नाश्ते में बहुत सारे लोग स्प्राउट्स खाते हैं, तो स्प्राउट में आप क्या, मूंग दाल है, चना है, इनको भिगो देते हैं रात में। जब आप भिगो देते हैं तो सुबह तक वो स्वेल्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं बेटा, क्योंकि उनके अंदर क्या चला जाता है, पानी। तो पानी कहाँ चला गया, अंदर। इसका एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। क्लियर। इसी तरह से एक होता है, यदि मैं आपके पास एक कच्चा अंडा ले लेता हूँ, सीख रहे हैं अंडे का फंडा, एक अंडा ले लिया कच्चा, और अंडे के ऊपर वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड सा छिलका है उसको हटा दिया, तो उसके अंदर एक पतली सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिलेगी, लेयर मिलेगी। अब इस एग को क्या करने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा एग के साथ क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, इसे रख रहा हूँ इन सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। यदि आपने इसे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में रखा है
तो जरा देखिए क्या होने जा रहा है। ये रहा आपका अंडा और आपने इसे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में रखा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है या लो है, तो अंदर से अंडे के अंदर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे कहाँ आने शुरू हो जाएंगे, बाहर। और जब ये बाहर आने शुरू हो जाएंगे तो जैसे आप NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे आपका जो अंडा वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इट गेट श्रिंक, ये तुरंत सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा सिकुड़। और इसी अंडे को यदि कहीं आपने वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में रख दिया, आपकी भाषा में सिरका जिसे कहते हैं बेटा, डाइल्यूट, तो ऐसे में क्या होगा, इस सिरका डाइल्यूट होगा तो अंदर से सिरके के पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, अंडा फूलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका एग क्या हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा। स्वेल्ड होना समझते हैं, यानी फूल जाएगा, ज्यादा चला जाएगा तो अंडा फट भी सकता है। यह है अंडे का फंडा, समझ में आया बेटा। तो जो अंडा था आपका उसके ऊपर क्या थी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब आपने उसे ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो उसने अंडे के अंदर से लिक्विड खींच लिया, श्रिंक करा दिया। ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन अंडे से कम थी तो सॉल्यूशन ने अपने पार्टिकल्स को अंडे के अंदर भेज दिया और अंडा क्या कर दिया, स्वेल्ड करा दिया। आइए और एग्जांपल समझाता हूं थोड़े से समझने के लिए। हम एक ब्लड सेल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, ब्लड सेल। ब्लड सेल सपोज करिए ये आपकी कोई ब्लड सेल है। अब इस ब्लड सेल में ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या भरा है भाई, इसके अंदर क्या भरा है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ये भरा हुआ। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं 3 फ्लास्क या वेसल लेने जा रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों में ही मैंने क्या भर दिया है, तीनों में ही मैंने भर दिया है NaCl सॉल्यूशन। सेम हियर, NaCl solution, same here, NaCl solution, और इन तीनों में ही मैंने रख दी क्या, अपनी ब्लड सेल जो ऊपर। ध्यान से देखिए, तीनों में ही मैंने क्या रख दी है, अपनी ब्लड सेल वो जो ऊपर। अब वो ये कह रहा है कि जो आपने पहला वाला NaCl लिया है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ जो आपने कंसेंट्रेशन ली है वो कितनी ली है, 0.9%। यहाँ जो आपने सोल्यूशन ली है वो कितनी ली है, यहाँ जो आपने कंसेंट्रेशन ली है वो कितनी ली है, 2%। और यहाँ जो आपने कंसेंट्रेशन ली है वो कितनी ली है, 0.5%। क्लियर। ये आपने डिफरेंट कंसेंट्रेशन के NaCl सॉल्यूशन लिए हैं और सभी में आपने किसे रख दिया है, उस प्लांट सेल को, सॉरी प्लांट सेल बोल गया, ब्लड सेल को रख दिया। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इसके अंदर भी 0.9%, इसके अंदर भी 0.9%, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम। यदि कंसेंट्रेशन सेम तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आ जाएगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्यों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, दो सॉल्यूशन भी देखो अलग अलग है पर दोनों की कंसेंट्रेशन सेम। तो जब यही चीज हम यहाँ पर देखें तो बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर से खींचना शुरू कर देगा किसे, सॉल्वेंट, जिसके कारण एकदम से आपकी जो ब्लड सेल होगी वो छोटी यानी श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। बोल भाई, ऐसी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी एकदम से। और जब आप इसे ऐसे में रखेंगे जिसमें कंसेंट्रेशन बाहर कम है तो अंदर कौन चला जाएगा, अंदर कौन चले जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल। ये क्या कर जाएगी, यानी कुल मिला के जो कहानी हो रही है वो कहानी कुछ ये हो रही है कि इसमें जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, इसमें बाहर आएगा ज्यादा अंदर जाएगा कम, और इसमें अंदर जाएगा ज्यादा और बाहर आएगा कम।
तो ये स्वेल्ड हो जाएगी, फट भी सकती है, ये श्रिंक कर जाएगी और इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑस्मोसिस। जैसे किशमिश को दूध में डाल दीजिए, ठीक, तो किशमिश क्या होती है? फूल जाती है। अंगूर को चाशनी में डाल दीजिए, अंगूर सिकुड़ जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ऑस्मोसिस के। तो ये होता है ऑस्मोसिस। क्लियर है? आगे चल के यहीं पर हम सीखेंगे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इन्हीं के बेसिस पर पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद। तो लीजिए, ये किसकी बात थी बेटा? ऑस्मोसिस की बात थी। यानी हमने ऑस्मोसिस में क्या सीखा है, एक नजर डाल लीजिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या चीज होती है? तो आपने बोला है कि ऑस्मोसिस इज नथिंग, ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, सिंपल नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हैं एक ऐसे सोल्यूशन से जिसकी कंसंट्रेशन कम है उस सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे मैंने एग्जांपल एग का आपको लेके दिखाया, एग्जांपल ब्लड सेल का लेके आपको दिखाया, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ऑस्मोसिस। तो हम लोगों ने दोनों चीजें पढ़ ली मेरे ख्याल से। हम लोगों ने ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया बेटा, हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में भी जान लिया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हम पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग पर वापस। क्या नाम था? दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इस पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा कैपिटल बाय। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो डेफिनेशन तो बड़ी आसान सी होती है। कहते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन पर लगाया जाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेता हूं, क्या होती है? क्या बोला? दैट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी अब बाहर से लगा है, which applied, जो अप्लाइड किया जाता है ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे ऑस्मोसिस को रोकता है, जरा समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये हमारे पास कोई वेसल था और ये हमने इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या है ये? एस। अब हमने क्या किया, इसमें एक तरफ तो भर लिया है प्योर सॉल्वेंट, ये रहा, और इसमें दूसरी तरफ बेटा हमने भर लिया है एक सॉल्यूशन। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन। तो अपन जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे? सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन पे ही क्यों अप्लाई करेंगे, ये अभी सिखाता हूँ। ये हमने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया बेटा, और इस पिस्टन से हम क्या लगाएंगे? प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखें जरा कैसे लगाएंगे और कब लगाएंगे। आइए जरा सीख लेते हैं। जरा ये बताइए मुझे कि जब आपने सॉल्वेंट लिया होगा सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो मेरे ख्याल से ये आपके ऑस्मोसिस की डायरेक्शन रही। नहीं, कुछ इधर भी आ रहे होंगे पर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और भाई क्या ठीक बात है, जब लेवल बढ़ेगा तो मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा। जब मैं प्रेशर लगाऊंगा बेटा तो इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल बढ़ जाएगा, यानी लिक्विड इधर जाना चाहेगा। अब जब लिक्विड इधर जाना चाहेगा तो ये लिक्विड इस परमेबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर में सॉल्यूट पार्टिकल्स तो रुक जाएंगे, सॉल्वेंट निकल जाएंगे। तो जो प्रेशर लगाएगा यहाँ से इस मेम्ब्रेन पर, सॉरी मेरी बात समझिएगा, एक मेम्ब्रेन है, जो चीज इससे पार निकल गई, मेम्ब्रेन थी, ये सॉल्वेंट आया इधर निकल के, तो टकराया नहीं ना, और जो सॉल्यूट आया वो टकराया,
तो सॉल्यूट ने इस पे प्रेशर लगाया, तो सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और जब वो प्रेशर लगेगा तो वो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल का आना कम कर देगा। जब सॉल्वेंट पार्टिकल का आना कम कर देगा तो धीरे धीरे दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो सेम हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और उस समय जितना प्रेशर आपने ऊपर से लगाया होगा उतना प्रेशर सॉल्यूशन ने मेम्ब्रेन पर लगाया होगा, वही प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हम ये कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन पर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर लगाते हैं वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? दैट एक्सटर्नल प्रेशर which applied on the solution to prevent the osmosis at constant temperature is called its osmotic pressure। वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या एक और तरीका हो सकता है इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने। दूसरा तरीका, आइए मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूं। कैसे समझेंगे? सपोज करिए ये हमारे पास ऐसी कोई ट्यूबिकल टाइप की चीज है, ठीक है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूरा जो बना है तोड़ नहीं सकता हूँ। समस्या मेरे सामने ये है, तोड़ूंगा तो काम नहीं चलेगा। चलो फिर आप हटाता हूँ ऐसे बना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा लग रहा है, और इसमें मैंने यहाँ तक क्या भर दिया है, सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और इसको उठाया है पूरे को ऐसे करके, और यहाँ भरा हुआ है सॉल्वेंट, चलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाने शुरू, ये तो होगा, थोड़ा बहुत बाहर भी आ रहा होगा पर अंदर जाता जाएगा, और जब ये अंदर जाना शुरू होगा तो आपके सॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ा। अब एक स्थिति ऐसी आएगी थोड़ी देर के बाद कि जितने अंदर जा रहे होंगे कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल, उतने ही सॉल्वेंट बाहर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कंसेंट्रेशन दोनों की समान होने लगेगी, बराबर होने लगेगी। तो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए जो सॉल्यूशन राइज हुआ है यहाँ पे, तो कितनी हाइट तक राइज हो गया, h हाइट, ध्यान से सुनते रहिएगा, h हाइट बढ़ गया। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मान लेता हूँ कितनी है, g। तो क्या ये जो सॉल्यूशन ऊपर बढ़ गया है, ये नीचे की तरफ इस पर कोई प्रेशर लगा रहा होगा पूरी मेम्ब्रेन पर सॉल्यूशन? जी सर। कितना प्रेशर लगा रहा होगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं पाई। h हाइट चढ़ा है, d डेंसिटी है, g आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पार्टिकल्स पर काम कर रहा है। तो ये वो प्रेशर ऊपर से लिक्विड खुद लगा रहा है इस पर, इस परमेबल मेम्ब्रेन पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, जिससे बाहर से आने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल और नीचे जाने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स की संख्या बराबर हो जाए, यानी अब लेवल और ना बढ़े, तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है बेटा, ऑस्मोसिस खत्म हो रहा है या रुक रहा है, प्रिवेंट कर दिया, या दोनों डायरेक्शन में ऑस्मोसिस सेम हो गया है। तो जो प्रेशर ऊपर से लगाया गया है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन लगा रहा है, लिक्विड। तो ऐसे भी बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर of solution on SPM, semi permeable membrane, to prevent the osmosis। याद रखिए ऑस्मोसिस कभी रुकता नहीं, बल्कि उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी इधर से जितना सॉल्वेंट अंदर जाएगा उतना ही सॉल्वेंट बाहर आएगा। तो ऑस्मोसिस कंटिन्यूअसली होता रहेगा, पर हाँ लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो हमें लगेगा कि ऑस्मोसिस क्या हो गया है, रुक गया है। क्लियर? तो फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने दो तरीके से बेटा इसे डिफाइन किया है। पहला तरीका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो आपने यूज किया है डिफाइन करने के लिए, आपने बोला है ये वो एक्सटर्नल प्रेशर है which is applied on solution to prevent the osmosis at constant temperature, उसे आपने नाम दे दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपने बोला है it is hydrostatic pressure of solution on semi permeable membrane to prevent the osmosis
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लिक्विड ने जो प्रेशर अप्लाई किया है, लगाया है, वो प्रेशर कहलाता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेशन की, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है, आइए चलते हैं अगली हेडिंग पर, जिसे बोला जाता है वांट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना है मुझे, इसके लिए मैं थ्योरी में क्या कहती है, ये कहती है कि इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन solute particles behave same as gas molecules present in a closed vessel. So all the gas laws are quite applicable, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, quite applicable on dilute solutions also। क्या समझाना चाहते हैं जरा समझिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है और ये हमारे पास सोल्यूशन है डाइल्यूट। ध्यान से सुनना, तो ये गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ये इसके अंदर कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हैं और वॉल से टकराते हैं कंटेनर के और एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कहलाता है गैसियस प्रेशर। बिल्कुल ऐसे ही इस सोल्यूशन में ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये इतने सोल्यूशन के अंदर कहीं पर भी मूव करने के लिए फ्री हैं और यही तो है जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाके टकरा रहे हैं और टकरा कर एक्साइट कर रहे हैं क्या, एक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है, और उसी प्रेशर को आपने क्या नाम दे दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा गैसियस प्रेशर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने गैस इक्वेशंस कभी पढ़ी थी, क्या थी आपकी बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। यदि हम इसे सॉल्यूशन में अप्लाई करें ऑन सॉल्यूशन, हम इसे सॉल्यूशन पर अप्लाई करें ऑन सॉल्यूशन, तो यही इक्वेशन बन जाती है क्या, पाई V इक्वल्स टू NST। क्या बन गई है, पाई V इक्वल्स टू NST। बस इतना सा फर्क है केवल कि यहाँ पर अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज पाई, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज V, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर प्रिफाइड करेंगे, व्हाट इज N, मोल्स ऑफ गैस की जगह आप लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज S, गैस कांस्टेंट की जगह आप लिख देंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट, व्हाट इज T, इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी इट इज सिंपली टेम्परेचर इन केल्विन, और सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी S की वैल्यू वही रहेंगी बेटा 0.0821 लीटर ATM लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू है। यानी यहाँ पर जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है वो किसमें लिया है, इन ATM, और ये S की वैल्यू 8.31 जूल रख दोगे तो एमकेएस सिस्टम में पहुंच जाओगे, तो आपका यही प्रेशर किसमें आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में। फिलहाल तो हम एटीएम में निकालना पसंद करेंगे, तो ये इक्वेशन मिली हमें पाई V इक्वल्स टू NST। क्लियर है बेटा ये इक्वेशन, यानी जैसे PV इक्वल्स टू NRT था बिल्कुल वैसे ही है पाई V इक्वल्स टू NST। आइए इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा और, तो हमें एक इक्वेशन मिली है जो है पाई V इक्वल्स टू NST। V को इधर ले आता, तो पाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा,
N upon V into ST. It is mole per liter, इसी को मोलर कंसेंट्रेशन कह देते हैं, CM यानी मोलर कंसेंट्रेशन into CST, यानी पाई इक्वल्स टू हो गया है मोलर कंसेंट्रेशन यानी CST। अच्छा, ऊपर वाली ही इस इक्वेशन में यदि मैं N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकलेंगे बेटा, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट V into ST। ये सारे फार्मूले एक ही हैं, पाई इक्वल्स टू CST लिखो, पाई भी इक्वल्स टू NST लिखो, पाई इक्वल्स टू W अपॉन M into VST लिखो, ये सब एक ही चीज है बेटा, क्योंकि यही तो चीज मोलैरिटी कहलाती थी, याद करिए, इसी को मोलैरिटी कहते थे। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये ग्राम वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। व्हाट इज M? इट इज मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज दैट, इट इज ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। दोनों ही किसके हैं, सॉल्यूट के, और ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दी तो मोल आ जाता है, तो पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ मोल आ जाएगा। कुछ याद है बेटा, कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। ये आपके फार्म, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर आगे की बात। इन पे बेस क्वेश्चन कैसे, जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला कैलकुलेट the osmotic pressure of 1.8% glucose solution at 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बेटा क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा सवाल। हमारा फॉर्मूला क्या है जरा बता दीजिए, पाई इंटू V इक्वल्स टू NST, और V को इधर ले जाऊं, नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगी, मोलैरिटी यानी CmS। अब सबसे पहले आप ये बताइए, आपको दिया क्या है, आपको परसेंटेज दिया है। मैंने आपसे कहा था परसेंटेज दिया और मोलर कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, तो आपकी मोलैरिटी आ गई 0.1। लीजिए, तो पाई इक्वल्स टू हो गया 0.1 इंटू एस की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2.46। कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो बताइए। ये फॉर्मूला यूज किया है, पाई v इक्वल्स टू NST, इसे चेंज करके कंसंट्रेशन में ले आया, बिल्कुल आसान सा। यानी मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो कौन सा है, कल ग्राम वेट दे दिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, तो इसे यूज कर लीजिए, इसे इस्तेमाल करिए, किसी को भी इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन क्लियर। ये था ऑस्मोटिक प्रेशर और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया। अब आएंगे हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस पर, तो हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अब हमारी अगली हेडिंग होगी फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, उनकी क्या ट्रिक्स होंगी, क्या टिप्स होंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल बड़े बड़े दिखते हैं पर दो दो लाइन में हो जाते हैं, बस ट्रिक्स आनी चाहिए। थ्योरी मुझे जो पढ़ानी थी मैंने आपको पढ़ा दी है, अगली क्लास में हम लगाएंगे क्वेश्चंस और पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म करेंगे जल्दी से इसे, फिर आ जाएंगे वेपर प्रेशर पर। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर ही है, उसमें समय लगेगा। फिर 1 टन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, 1 टन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और 1 टन की ही एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी वांट हाफ फैक्टर। बस इतना हमें पढ़ना है। कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर विद इन 10 लेक्चर, 10 लेक्चर्स के अंदर या 8 लेक्चर्स में पूरा कर सकूं। आज केवल यहाँ तक, अगली क्लास में फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल टिप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।